जय माता दी। तो आज यानी कल से एक्चुअली हमारी नवरात्रि शुरू हुए हैं, फेस्टिव सीजन शुरू हुआ है और अब बहुत सारी धूम हम लोग मचाने वाले हैं अपने एग्ज़ाम्स में भी और अपनी लाइफ में भी। सो गाइस, अगर आप किसी भी एग्रीकल्चरल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अड्डा 24/7 लेकर आया आपके लिए 80% ऑफ एंड डबल वैलिडिटी ऑन ऑल योर बैचेस। जितने भी आपके बैचेस हैं उन सभी पर 80% ऑफ और डबल वैलिडिटी है। इसको एक्टिवेट करने के लिए आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं Y448A, ताकि ये जो ऑफ़र है ये एक्टिव हो जाए। अब ये ऑफ़र आपको कहाँ पर मिलेगा? ये मिलेगा आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपके जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आपके चैट बॉक्स में भी लिंक गिवन है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें गवर्नमेंट एग्जाम्स का सेक्शन चुनना है। ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम का सेक्शन चुन के उसमें एग्रीकल्चर को चुनना है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारा इसमें आपको फ्री कंटेंट भी मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज क्विज भी मिलेगी, पावर कैप्सूल्स भी मिलेंगे, डेली अपडेट्स भी मिलेंगे, जॉब अलर्ट्स भी मिलेंगे। और इसके अलावा अगर आप किसी भी पेड बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप उस पेड बैच को चूज़ कीजिए, Y448A लगाइए और ये 80% और डबल वैलिडिटी एक्टिवेट हो जाएगा। दिस इज़ अ नवरात्रि स्पेशल ऑफर, तो ये बहुत जल्दी एंड हो जाएगा। इफ़ यू आर थिंकिंग टू एनरोल, दिस इज़ द राइट टाइम टू एनरोल इन एग्रीकल्चर महापैक और एनी अदर बैच दैट यू वांट टू प्रिपेयर फॉर। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? बिफोर गोइंग टू द क्लास, अगर आपने एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जितने भी हमारे वीडियोस हैं वो आप तक टाइमली डिलीवर हो, आप उन्हें देख पाएँ और अपने एग्जाम के लिए एक बेटर तरीके से, फोकस्ड तरीके से प्रिपेयर कर पाए। राइट, चलिए तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या रहने वाला है? आज का हमारा टॉपिक है सीड जर्मिनेशन के ऊपर। ठीक है, तो हमने अभी बहुत सारे तो क्या 3 टेस्ट किए हैं, 3 बेसिक टेस्ट। हमने पहले देखा कि सीड की फिजिकल प्योरिटी कैसे टेस्ट की जाती है। सेकेंड क्लास में हमने देखा मॉइस्चर डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है। राइट, और आज के इस क्लास में हम देखेंगे सीड जर्मिनेशन टेस्ट कैसे किया जाता है। तो सीड जर्मिनेशन टेस्ट करने के भी अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं। बिफोर फॉलोइंग टू द सीड जर्मिनेशन एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जर्मिनेशन क्या होता है। राइट, तो जर्मिनेशन क्या है? जब सीडलिंग में बदलता है ना। जर्मिनेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हो क्या रहा है, सीड जो है सीडलिंग में बदल रहा है। राइट, यहाँ पर हमने सीड सो किया था, इस सीड में से एक सीडलिंग निकलता है और वो धीरे धीरे एक पूरे प्लांट में बदल जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। ये प्रोसेस बिल्कुल जादू जैसा होता है, जहाँ पर एक छोटा सा सीड इतना बड़ा प्लांट बना लेता है ना। जैसे कि मैंगो ट्री है, एक बहुत बड़ा ट्री है, वो भी एक छोटे से सीड से ही बनता है। तो इस सीड में ऐसा क्या होता है जिससे कि पूरा प्लांट बन जाता है? वो होता है एक लाइव सेल, जिसको हम कहीं सेल नहीं कहेंगे, लाइव एम्ब्रियो है ना। एम्ब्रियो नहीं होगा सीड में तो उस सीड से हम कोई प्लांटलेट नहीं निकलेगा ही नहीं, है ना। तो लाइव एम्ब्रियो जो होता है सीड में, उससे प्लांट निकलता है। सीड के डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हम ऑलरेडी अपनी क्लास में कर चुके हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट अबाउट देम और यू वांट टू सी द क्लास, यू कैन सी इन द प्लेलिस्ट। राइट, प्लेलिस्ट आपको सर्च करनी है प्रयास के नाम से, प्रयास क्लासेस बाय मीनाक्षी मैम और प्रयास प्लांट साइंसेज क्लासेस। इस तरीके से अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको ये क्लासेस सारी मिल जाएंगी और इनकी जो प्लेलिस्ट है वो भी अरेंज्ड है एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के चैनल पर, आप वहाँ से भी इनको देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ सीड इनटू अ सीडलिंग। सीड रिमेन्स डॉर्मेंट अंटिल द फेवरेबल कंडीशंस कम। हम सीड डॉर्मेंसी भी पढ़ चुके हैं, है ना। सीड तब तक जर्मिनेट नहीं करता तब तक उसे फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है। पहले सुनिश्चित करते कि बाहर सब कुछ ठीक ठाक है, ये तभी जर्मिनेट करता है। वो ठीक ठाक कंडीशंस कौन सी होती है? सही टेम्परेचर होना चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर होना चाहिए, सबस्ट्रेट होना चाहिए, ताकि वो एक अच्छे हेल्दी सीडलिंग में
बदल सके, राइट। अगर उसे लगता है टेम्परेचर अभी उसके हिसाब से सही नहीं है या फिर उसको मॉइस्चर नहीं मिल रहा है, कोई भी ऐसी कंडीशन होगी तो सीड वहाँ पर जर्मिनेट नहीं करेगा। ऐसे जो डॉर्मेंसी होती है उसे मैं एनफोर्स्ड या इंड्यूस्ड डॉर्मेंसी भी कहते हैं, जहाँ पर अनफेवरेबल कंडीशंस की वजह से सीड में डॉर्मेंसी होती है। सीड डॉर्मेंसी का मतलब क्या है? सीड डॉर्मेंसी का मतलब है सीड प्लांट में चेंज नहीं हो पा रहा है, इस कंडीशन को हम सीड डॉर्मेंसी कहते हैं, राइट। अगर हम बात करें जर्मिनेशन की तो हम सभी को पता है जर्मिनेशन दो टाइप की होती है, एपिजियल जर्मिनेशन एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन। अब इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट इज एपिजियल एंड व्हाट इज हाइपोजियल, राइट। तो ये आपको जो है इस डायग्राम से काफ़ी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम सबसे पहले बात करते हैं एपिजियल जर्मिनेशन की। तो एपिजियल जर्मिनेशन में आप देख रहे हैं ये आपका सीड है, दिस इज योर सीड, राइट। तो जब आप सीड को सो करते हैं, उसको वाटर, उसको प्रॉपर कंडीशन, टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी सब उसके हिसाब से मिलता है, तो वो सीड जर्मिनेट होना शुरू होता है। जब ये सीड जर्मिनेट होना शुरू होता है तो देखिए पहले इसकी हाइपोकोटाइल निकलती है, ठीक है। पहले इसका हाइपोकोटाइल पार्ट निकलता है और इसका हाइपोकोटाइल पार्ट आप ज़मीन के ऊपर देख सकते हैं। एपी का मतलब क्या होता है? अपर या ऊपर, है ना। तो अपर जर्मिनेशन में क्या होता है? हाइपोकोटाइल आपको ऊपर दिखाई देता है और फिर वापस ज़मीन में इस तरीके से जाकर ये रूट्स बना रहा है ना, ये आपकी रूट्स बन गई है। अब जब ये आता है तो सीड के जो कॉटिलिडेंस हैं उनको अपने साथ लेकर आता है, ठीक है। सीड के जो कॉटिलिडेंस हैं उनको अपने साथ लेकर आता है। तो जब कॉटिलिडेंस ऊपर होंगे, हवा में होंगे, एयर में होंगे या अबव ग्राउंड होंगे, आप कोई भी कंडीशन यूज कर सकते हैं, तो इसको एपिजीलियल जर्मिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप जो पोर्शन देख रहे हैं ये हाइपोकोटाइल है, दिस इज योर हाइपोकोटाइल, these are your cotyledons, these are your cotyledons and this portion है ना, this portion is एपिकोटाइल, ठीक है। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको एक बार सीड स्ट्रक्चर भी दिखा देती हूँ। जब हम कोई भी डाइकॉट सीड देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो प्लूम्यूल है ना, प्लूम्यूल यानी कि जो फ्यूचर में शूट बनने वाला है, जो फ्यूचर में शूट बनने वाला है, उसके नीचे का जो भाग होता है, बिल्कुल उसके नीचे का भाग, इस भाग को एपिकोटाइल कहते हैं। और इस भाग के नीचे यहाँ पर ये जो भाग होता है इसे एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल बोलते हैं। हाइपोकोटाइल के नीचे यहाँ रेडिकल पार्ट होता है जिससे रूट्स बनती हैं, है ना। तो शूट किससे बनती है? प्लूम्यूल से बनती है, रेडिकल से रूट बनती है। रेडिकल यानी कि रूट के ऊपर के भाग को हाइपोकोटाइल कहते हैं और प्लूम्यूल के नीचे के भाग को एपिकोटाइल कहते हैं, ठीक है। ये सीडलिंग पर है, जब सीड है, जब एम्ब्रियो बना हुआ है, जब ये सीड जर्मिनेट करेगा तो क्या होता है कि ये हाइपोकोटाइल भी जो है यहाँ ज़मीन से ऊपर आ रही है और इस कंडीशन में एपिजियल, एपी मीन्स ऊपर, राइट। तो यहाँ पर हाइपोकोटाइल भी आपको ऊपर दिखाई देती है और कोटिलिडेंस भी ऊपर दिखाई देते हैं। इसके बाद जो है आपकी फर्स्ट लीफ आना शुरू होती है। तो दिस इज योर एपिजियल जर्मिनेशन। Now what is the difference in the apigeal and the hypogeal germination? Hypogeal germination में आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर सीड है, राइट। सीड से हाइपोकोटाइल निकलता तो है लेकिन वो पहले कैसे जा रहा है? देखिए यहाँ पर ऊपर जा रहा है, ऐसे। यहाँ पर ये ऊपर नहीं जाता, यहाँ नीचे की तरफ ही चलता है जहाँ इसको जाना है, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ नहीं जाता है और एपिकोटाइल ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो पोर्शन देख रहे हैं ये सीधा एपिकोटाइल निकलता है, दिस इज एपिकोटाइल। इसमें हाइपोकोटाइल जमीन के नीचे है, इसमें हाइपोकोटाइल जमीन के नीचे है, रूट से ऊपर जमीन से नीचे, है ना। इसमें हाइपोकोटाइल भी नीचे है और इसमें कोटिलिडेंस भी नीचे ही रहते हैं। इनके कोटिलिडेंस प्लांट के साथ वापस नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये है कोटिलिडन, कोटिलिडन नीचे ही है, जमीन के नीचे है, राइट। तो ये वाला पोर्शन कौन सा पोर्शन होगा? ये एपिकोटाइल पोर्शन होगा, दिस इज एपिकोटाइल पोर्शन। और इसमें यहाँ पर आपको लीफ देखने को मिल जाएगी। तो बेसिक डिफरेंस समझ आए एपिजियल और हाइपोजियल का।
एपिजियल में हाइपोकोटाइल और कोटिलेडन दोनों हवा में होते हैं, ग्राउंड से ऊपर होते हैं। हाइपोजियल, हाइपो का मतलब होता है नीचे, बिलो, तो हाइपोजियल जर्मिनेशन में हाइपोकोटाइल और कोटिलेडन दोनों नीचे होते हैं, जमीन के अंदर होते हैं। ये डिफरेंस होता है हाइपोजियल और एपिजियल जर्मिनेशन में, ठीक है। नाउ जनरली जो आप मोनोकॉट्स देखते हैं वो हाइपोजियल जर्मिनेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास तो कोटिलेडन नहीं है ना, तो वो ज़मीन से ऊपर कैसे आएगा, उनके पास तो एक सिंगल सेक्यूटेलम होता है। वहीं जो आपके डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उनमें ज़्यादातर एपिजियल जर्मिनेशन देखी जाती है, लेकिन सभी डाइकॉट प्लांट्स में एपिजियल जर्मिनेशन नहीं होती है। कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जिनमें हाइपोकोटाइल जर्मिनेशन देखी जाती है, और वही एक्सेप्शंस जो है हमें देखने को मिलती है कब? जब हमें एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। तो वही आपको एक्सेप्शंस जो है अपने कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ऐसे कौन से डाइकॉट प्लांट्स हैं जिनमें हम क्या देख सकते हैं, हाइपोकोटाइल जर्मिनेशन को देख सकते हैं, ऐसे कौन से डाइकॉट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। उनके एग्जाम्पल्स आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। बहुत दिन हो गए थे होमवर्क मिले, तो आज मुझे याद आ गया, तो होमवर्क देना ज़रूरी था, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया है, ये मैंने एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल समझाने के लिए ही इस डायग्राम को रखा था कि जो प्लूम्यूल के नीचे का पार्ट है उसे हम हाइपोकोटाइल कहते हैं, सॉरी एपिकोटाइल कहते हैं, और जो रूट के ऊपर का पार्ट है उसे हाइपोकोटाइल पार्ट कहते हैं, राइट। नेक्स्ट, जो जर्मिनेशन के मेथड्स, यानी कि जब हम जर्मिनेशन के लिए टेस्ट करेंगे, मेरे पास एक सैंपल आया है, अब मुझे इसका जर्मिनेशन टेस्ट करना है, तो मेरे पास इसके टेस्ट करने के 3 ऑप्शंस होंगे, टॉप ऑफ द पेपर, बिटवीन द पेपर एंड सैंड मेथड। अब इनमें से कौन सा मेथड मैं चूज़ करूँगी कि ये कैसे पता लगेगा, है ना। तो ये होता है हमारे सीड साइज के ऊपर। किस चीज़ के ऊपर होता है? सीड साइज के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपके सीड का साइज बड़ा है, बिगर है, जैसे कि मेज़ है, चना है, चिकपी है ना, चिकपी है, तो चिकपी काफ़ी बड़ा होता है साइज में, तो ऐसे बड़े सीड के लिए हम सैंड का यूज़ करते हैं, ठीक है। सैंड, सिलिका सैंड का, नॉट योर सैंड, मिट्टी का यूज़ नहीं करते डायरेक्टली, सिलिका सैंड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर मेरा जो सीड सैंपल है वो व्हीट है, तो मैं कौन सा यूज़ करूँगी? बिटवीन द पेपर, ठीक है। यानी कि जो मीडियम साइज के जो सीड होंगे उनमें बिटवीन द पेपर यूज़ होगा, जैसे कि व्हीट है, बार्ले है ना, ऐसे जो साइज के सीड्स होंगे उनमें हम बिटवीन द पेपर मेथड यूज़ करेंगे। लेकिन कुछ सीड्स बहुत छोटे होते हैं साइज में, जैसे कि पर्ल मिलेट, ठीक है। अब पर्ल मिलेट, बाजरे के सीड काफ़ी छोटे होते हैं, तो उनमें आप टॉप ऑफ द पेपर यूज़ कर सकते हो। तो क्या अगर आप गलत मेथड यूज़ कर लोगे तो कुछ प्रॉब्लम है? ऐसा बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ सीड्स को हम, जैसे कि मूंग के सीड्स हैं, है ना, मूंग की दाल है, उनको टॉप ऑफ द पेपर भी कर लेते हैं, बिटवीन द पेपर भी कर लेते हैं, तो कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं है। बट जनरली हम कैसे सेलेक्ट करते हैं किसी भी मेथड को? सीड के साइज पर करते हैं। छोटा सा सीड है तो उसे हम टॉप ऑफ द पेपर कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा सीड है बिटवीन द पेपर्स करते हैं, और ज़्यादा बड़ा सीड है कि हमें लगता है पेपर सही नहीं रहेगा, है ना, उसके लिए हम सैंड, सिलिका सैंड का यूज़ करते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कौन सी सैंड का यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो सिलिका सैंड का यूज़ यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो ये 3 मेथड्स हैं हमारे जर्मिनेशन के, एंड यू कैन सी हियर द फोटोग्राफ्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जर्मिनेशन कोई बहुत ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से किया गया टेस्ट नहीं है, इसको कोई भी कर सकता है। यहाँ पर देखिए हमने पेट्री डिश ली, पेट्री डिश में हमने नीचे ब्लॉटिंग पेपर लगाया, ब्लॉटिंग पेपर को अच्छे से मॉइस्ट कर लिया, गीला कर लिया, क्योंकि सीड की जर्मिनेशन के लिए मॉइस्चर तो ज़रूरी है। और उसके बाद हमने यहाँ पर सीड प्लेस कर दिए। आफ्टर 4-5 days यू विल सी द पूरे सीडलिंग, अच्छे खासे हेल्दी सीडलिंग्स यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं,
है ना। सो दिस इज द टॉप ऑफ द मेथड, सॉरी टॉप ऑफ द पेपर, क्योंकि पेपर के ऊपर सीडलिंग जो है जर्मिनेट कर रहे हैं। नाउ दीज ब्राउन रोल्स आपने जो है अपने बीएससी में किए होंगे कहीं ना कहीं, इनको हम कहते हैं बिटवीन द पेपर। तो बिटवीन द पेपर में हम क्या करते हैं, ये ब्राउन कलर का जो पेपर आप देख रहे हैं इसको टावल पेपर भी कह देते हैं, इसको लेते हैं, है ना, इसको रखा, फिर आपने सीड्स को प्लेस किया और उसके ऊपर दूसरा गीला पेपर इस तरीके से रख दिया। तो सीड जो है दो पेपर्स के बीच में होता है इस तरीके से, और फिर इसे हम इस तरीके से रोल 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 करके जो है इंक्यूबेटर्स या जर्मिनेटर्स में रख देते हैं। इंक्यूबेटर या जर्मिनेटर क्या करता है, एक जो पर्टिकुलर टेम्परेचर या रिलेटिव ह्यूमिडिटी उस सीड को चाहिए जर्मिनेट होने के लिए, वो अच्छी कंडीशंस प्रोवाइड करता है ताकि ये सीड्स जल्दी जर्मिनेट हो जाएं। ठीक है, उसके बाद सैंड मेथड में उसी तरीके से जैसे आपने अपने घर में पेड़ पौधे लगाए हैं, एक गमला लिया जाता है छोटा सा, है ना, और उसमें सिलिका सैंड डली हुई होती है, उसमें आप होल करेंगे, होल में आप सीड्स डालेंगे, उनको हल्का सा कवर करके मॉइस्ट करेंगे एंड द सीडलिंग्स विल बी रेडी। ठीक है, तो इनसे हमें जर्मिनेशन कैसे पता चलेगी, तो जर्मिनेशन हमें काउंट करनी है। ठीक है, कैसे काउंट करनी है, मैंने 100 सीड्स लिए थे एंड ऑन द डे ऑफ फर्स्ट काउंट, है ना, जैसे कि हम देखेंगे 5th डे पर, भाई 5th डे पर मैं देख रही हूँ 5 दिन बाद इनमें से 80% सीड जर्मिनेट हो गए, 20 अभी भी नहीं हुए, है ना, 20 अभी भी रह गए। हम थोड़ा सा इनको और टाइम दे देते हैं, हम इसको 6th डे देखते हैं। 6th डे देखते हैं, इन 20 में से मान लीजिए 7-8 और जर्मिनेट हो गए, है ना, या 7-8 बच गए, बाकी सब जर्मिनेट हो गए। हमने इनको एक दिन और टाइम दे दिया, लेकिन ये 7-8 ऐसे सीड हैं ये जर्मिनेट ही नहीं हो रहे हैं, तो हम इनको रिमूव कर देंगे, भाई ये नहीं जर्मिनेट होते, इनमें कोई प्रॉब्लम है ना। तो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैलकुलेशन बिल्कुल जैसे हम मैथ्स में यूज़ करते हैं, भाई 100 में से 80 सीड जर्मिनेट हुए, 80% हो गया। ठीक है, इस तरीके से जर्मिनेशन परसेंटेज का यूज़ किया जाता है। अब ये जो आप सीड्स देख रहे हैं, इनमें सैम्पल साइज कितना लेना होता है जर्मिनेशन में, सैम्पल साइज, तो सैम्पल साइज लेना होता है इसमें 400। ठीक है, 100 के 4 रेप्लिकेशंस आपको बनाने हैं और इन सब रेप्लिकेशंस में काउंट करनी है सेम चीज़। रेप्लिकेशन करना इसलिए ज़रूरी है, हो सकता है इस एक्सपेरिमेंट में मुझसे कोई गलती हो गई हो या बाई चांस इसमें सारे ऐसे सीड आ गए हों जो ख़राब हों पर सीड लॉट थोड़ा ठीक हो, है ना, तो वो गलतियाँ, वो एरर्स कम करने के लिए हमें क्या करना होता है, रेप्लिकेट करना होता है अपने किसी भी एक्सपेरिमेंट को, किसी भी वर्क को। ठीक है, तो इसको आप 4 रेप्लिकेशंस में करेंगे, हर रेप्लिकेशन में 100 सीड रखेंगे, तो टोटल कितने सीड्स हो गए, 400 सीड्स हो गए। तो सैम्पल साइज इसमें जो है 400 का रहता है। नाउ अबाउट द रीडिंग्स, जर्मिनेशन टेस्ट हो गया। अब आपने देखा कि वैसे देख रहे हैं तो 100 में से 90% सीड्स जो है जर्मिनेट कर गए हैं और 10% रह गए हैं। अब जो जर्मिनेट कर गए हैं उनमें कुछ आपको हेल्दी सीडलिंग्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ सीडलिंग्स पर आपको डाउट हो रहा है। जिन पर डाउट हो रहा है बेसिकली वो एबनॉर्मल सीडलिंग्स होते हैं। Now what are normal seedlings and what are abnormal seedlings? Non-normal कुछ नहीं होता है, right? चलिए, तो normal seedlings क्या होते हैं? Normal seedling का मतलब है जो proper ratio maintain करके रख रहे हैं ना, इसकी shoot, इसकी root, इसकी leaflets सब आपको एक सही proportion में नज़र आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, normal seedling कहेंगे। सीडलिंग्स विच पोजेस ऑल द एसेंशियल स्ट्रक्चर्स, ऐसे सीडलिंग जिसमें हर एसेंशियल स्ट्रक्चर है, उसमें रूट भी है, उसमें शूट भी है, उसमें लीफ भी आना शुरू हो गया है, यानी कि वो एक नॉर्मल सीडलिंग है, राइट। इंटैक्ट सीडलिंग होना चाहिए, सीडलिंग पूरा जुड़ा हुआ होना चाहिए। सीडलिंग में अगर थोड़ा बहुत डिफेक्ट है तो चल जाएगा, इतना परफेक्टली भी नहीं लेके चल रहा है कि बस मीनाक्षी मैम ने जैसे कहा था बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, है ना। और अगर सीडलिंग विद सेकेंडरी इन्फेक्शन है, यानी कि उसमें किसी फंगस या किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है लेकिन बहुत माइनर स्टेज पर है, सेकेंडरी इन्फेक्शन है, तो उसको भी आप इग्नोर कर सकते हो और उसको नॉर्मल सीडलिंग में काउंट कर सकते हो। यानी कि वो सीडलिंग जिनमें स्लाइट डिफेक्ट है लेकिन आपको ठीक ठाक लग रहा है देखने में, तो उसको भी जो है आप नॉर्मल सीडलिंग में ही काउंट करोगे।
The second term here comes the abnormal seedlings. Abnormal seedlings are weak or unbalanced seedling. शूट जर्मिनेट होती जा रही है, रूट जर्मिनेट ही नहीं हो रही है, रूट लंबी होती जा रही है, शूट इतनी सी है, यानी कि उसका सही प्रोपोर्शन नहीं है। अब अगर आप जैसे ऐसे इंसानों को देखते हैं जिनको हम हिंदी में कहते हैं बोने हैं, है ना, तो वो बोने कैसे होते हैं, उनका प्रोपोर्शन, बच्चा भी छोटा होता है ना, ऐसा तो नहीं है कि 5 साल का बच्चा 6 फुट का होता है, लेकिन वो आपको नॉर्मल लगता है। लेकिन एक जो बोना इंसान होता है वो नॉर्मल नहीं लगता, क्योंकि उसकी बॉडी प्रोपोर्शंस आर नॉट करेक्ट। उसकी अपर बॉडी फुल्ली डेवलप्ड होती है और अक्सर उसकी लेग्स छोटी होती हैं, तो वो उसको एक सही प्रोपोर्शन नहीं देता है बॉडी को। वहीं आप इतनी ही हाइट का एक बच्चा देखेंगे वो आपको नॉर्मल दिखेगा, है ना। तो एबनॉर्मल सीडलिंग्स कौन से हैं, जिनमें सही प्रोपोर्शंस नहीं है शूट और रूट के, वो एबनॉर्मल सीडलिंग्स हैं। तो एबनॉर्मल सीडलिंग्स में देखिए यहाँ पर रूट्स बिल्कुल बहुत कम से डेवलप है, शूट ही डेवलप होती जा रही है। या फिर क्या हो सकता है, ये जो ऊपर की स्टेम है ना, नॉट एक्चुअली अ स्टेम, उसको इस तरीके से उसमें इस तरीके से गोल 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 हो गई, जैसे टेंड्रिल्स होते हैं ना, ऐसे गोल गोल हो गई है, फोल्ड हो गई है। ये आपने ग्लासी अपीयरेंस के सीडलिंग देखे हैं। ग्लासी अपीयरेंस यानी कि कभी आपने देखा है, अगर आप कोई पत्तेदार सब्जी जैसे कि स्पिनच यानी कि पालक को अगर आप फ्रिज में रख देते हैं और ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर होता है तो बुरा मान जाती है, तो उसके पत्ते ना बिल्कुल स्लाइमी क्लियर से हो जाते हैं, अजीब से। तो इस तरीके से ये सीडलिंग भी ऐसे थोड़े स्लाइमी क्लियर से हो जाते हैं, ऐसे कि छुओगे तो टूट जाएंगे और बहुत ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट से हो जाते हैं। तो मतलब वो एक एबनॉर्मल सीडलिंग है, या तो उसमें शूट नहीं है, रूट नहीं है, कोई पार्ट मिसिंग है, या सही प्रोपोर्शन नहीं है, या उसमें ग्लासी अपीयरेंस आ रहा है, या उसमें इस तरीके से स्टेम जो है ट्विस्टेड है ना, इस तरीके की कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो वो एबनॉर्मल सीडलिंग है। दैट कैन नॉट बी काउंटेड एज नॉर्मल सीडलिंग। यानी कि ये वो सीडलिंग है जो जर्मिनेट तो हो गया है, लेकिन अगर हम इसे और बड़ा होने दें तो ये एक हेल्दी प्लांट नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो ये एबनॉर्मल सीडलिंग्स होते हैं। नाउ आई हैव अनदर क्वेश्चन नहीं पूछती हूँ, ये मैं आंसर भी कर ही देती हूँ। तो अगर हम जर्मिनेशन परसेंटेज नाप रहे हैं, इफ़ आई एम जस्ट डूइंग द जर्मिनेशन परसेंटेज, तो क्या मैं एबनॉर्मल सीडलिंग्स को जर्मिनेशन परसेंटेज के अंदर लूँगी या इनको बाहर निकाल दूँगी, ठीक है। तो इनको हम अंदर लेते हैं, जर्मिनेशन परसेंटेज में इनको अंदर लिया जाता है, इनको काउंट किया जाता है। हाँ, अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि इसमें कितने हेल्दी प्लांटलेट्स बन सकते हैं, तो मैं कहूँगी 80%। लेकिन अगर आप कहेंगे जर्मिनेशन परसेंटेज क्या है, तो मैं कहूँगी 90%, क्योंकि इनको जर्मिनेशन में काउंट किया जाता है। उसके बाद अभी भी हमारे पास 10% सीड्स ऐसे बच गए हैं जो जर्मिनेट ही नहीं किए। नॉर्मल एबनॉर्मल तो छोड़ो, उनसे कोई प्लांट ही नहीं निकला। तो ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकती है कि एक सीड से प्लांट ही नहीं निकल रहा है? आप कहेंगे अनफेवरेबल कंडीशंस। भाई वो तो सबके लिए होती, हमने तो फेवरेबल कंडीशन दी थी, लेकिन इन सीड्स में से अभी भी सीडलिंग यानी कि प्लांट नहीं निकल रहा है। इसका पहला रीजन आपके दिमाग में आना चाहिए डॉर्मेंसी, क्योंकि डॉर्मेंसी हम पढ़ चुके, ठीक है। तो डॉर्मेंसी यानी कि फेवरेबल कंडीशंस मिलने के बाद भी सीडलिंग जर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो वो डॉर्मेंट कंडीशन में है, राइट, वेरी नाइस। अगर मैं कहूँ कि सीड डॉर्मेंट नहीं है, तो मैंने शुरू में ही इस सेक्शन के शुरू में कहा था कि प्लांटलेट तब डेवलप होगा जब उसमें एम्ब्रियो होगा। तो अगर एम्ब्रियो सही डेवलप नहीं है, अंडर डेवलप्ड है या है ही नहीं, मिसिंग है, मर चुका है, अलाइव नहीं है, तो क्या होगा? वो सीडलिंग नहीं बना पाएगा, है ना। सो एब्सेंस ऑफ द एम्ब्रियो कैन बी द रीजन, राइट। तो ऐसे ही कुछ सीड्स जो बचे होते हैं उनकी 3 कैटेगरीज होती हैं। वन इज द डेड सीड, अदर वन इज अ हार्ड सीड एंड वन इज फ्रेशली अनजर्मिनेटेड सीड्स। हार्ड सीड से शुरू करते हैं क्योंकि ये आपको जल्दी समझ आएगा, राइट। तो हार्ड सीड्स वो सीड्स होते हैं जो वाटर को अपने अंदर ले ही नहीं रहे हैं,
ठीक है। आप कब मूंग भिगोकर अगर आप खाते हैं, बहुत हेल्दी होता है, खाना चाहिए भी, है ना। मूंग में प्रोटीन कंटेंट भी काफ़ी अच्छा होता है। तो जब आप मूंग भिगो के खाते हैं तो उसमें आप देखिएगा कि जब आप खा रहे हैं सारे मूंग सॉफ्ट हो गए हैं क्योंकि सबने पानी सोख कर लिया है, लेकिन कहीं बीच में एक दाना आ जाता है जो बहुत हार्ड आ जाता है और बिल्कुल आपके दांत के नीचे आता है, मज़े नहीं आते बिल्कुल भी, है ना। सो वाई, जब सबने पानी एब्जॉर्ब किया था, ये सीड इतना हार्ड क्यों है? ड्यू टू इट्स सीड कोट, है ना। इस सीड ने पानी ही इम्बाइब नहीं किया है, इसने पानी अपने अंदर नहीं लिया है, ये तो पहले के जैसे बिल्कुल हार्ड, बिल्कुल टफ पड़ा हुआ है। ऐसे जो सीडलिंग होते हैं उन्हें कहते हैं हार्ड सीड्स, ठीक है। हार्ड सीड्स विच रिमेन हार्ड एट द एंड ऑफ द टेस्ट, ये हार्ड रहते हैं टेस्ट के आखिरी तक, ठीक है। ये इम्परमिएबल होते हैं टू वाटर, इनमें वाटर अंदर ही नहीं गया है, वाटर एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ है। द अदर इज फ्रेश अनजर्मिनेटेड सीड एंड यहाँ पर आते हैं डेड सीड। फ्रेश अनजर्मिनेटेड सीड्स हैव इम्बाइब्ड द मॉइस्चर बट फेल्ड टू जर्मिनेट, है ना। इन्होंने पानी तो इम्बाइब कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉफ्ट है खाने में, लेकिन अभी भी इससे प्लांटलेट नहीं निकल रहा है। देन रीजन कैन बी डॉर्मेंसी, है ना। तो रीजन यहाँ पर क्या हो जाता है? डॉर्मेंसी। हो सकता है डॉर्मेंट हो इसलिए ना निकल रहा हो। डेड सीड उसे कहते हैं जिसमें एम्ब्रियो ही नहीं है या एम्ब्रियो मर चुका है ना, यानी कि उसमें लाइव सेल है ही नहीं, तो वो जर्मिनेट कहाँ से करेगा? ऐसे सीड्स को हम कहते हैं डेड सीड्स। डेड सीड्स आर नीदर हार्ड नॉर डोरमेंट, ना तो वो हार्ड है, हार्ड नहीं है, पानी उन्होंने एब्जॉर्ब किया है, लेकिन डॉर्मेंट भी नहीं है। तो ऐसे सीड्स कौन से होते हैं? डेड सीड्स होते हैं, यानी कि उनमें कोई लाइव एम्ब्रियो है ही नहीं जो एक प्लांटलेट में बदल सके, इसलिए उनको डेड सीड्स कहते हैं। तो अदर देन द जर्मिनेटेड सीड, जो सीड्स जर्मिनेट हो चुके हैं, उनके अलावा हमारे पास 3 कैटेगरी आती है सीड्स की। डेड सीड्स जिनमें कोई लाइव एम्ब्रियो नहीं है, हार्ड सीड्स जो वाटर इम्बाइब नहीं करते ड्यू टू देयर सीड कोट, एंड थर्ड इज द डोरमेंट सीड जिनको फ्रेश अनजर्मिनेटेड सीड की कैटेगरी में डाला जाता है। तो ये 3 तरीके के अगर सीड्स हैं उस सीड लॉट में बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से सीड जर्मिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जो है रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक मिनिमम सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि ईस्टा प्रोवाइड करता है, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो वो स्टैंडर्ड्स फॉलो होने चाहिए अगर आपको अपना ये सैंपल जो है सर्टिफाई करवाना है। जैसे कि वीट के लिए ये स्टैंडर्ड 80% है, तो अगर आपके वीट के सैंपल्स की जर्मिनेशन 75% है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके डिफरेंट क्रॉप्स के डिफरेंट जर्मिनेशन होते हैं मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, और वो फॉलो करने होते हैं अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो, ठीक है। तो ये जो मिनिमम सीड सर्टिफिकेट्स मैं बता रही हूँ, दीज डायरेक्टली कम्स टू योर एग्ज़ाम। तो हम बीच में ना किसी टेबल में इनको लर्न करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हम टेस्ट्स पढ़ रहे हैं, तो अभी हम टेस्ट की ही जो अपनी क्लासेस है वो आगे बढ़ाएंगे, बट ये एग्जाम्स में आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स मेन क्रॉप के आपको पता होने चाहिए, सारी क्रॉप्स के इट्स नॉट फिजिबल टू लर्न, और फिर हम वहाँ पर भूल जाएंगे या कुछ गलत कराएंगे, ठीक है, इसलिए मेन क्रॉप्स के हमें पता होने चाहिए। So that's all for today and these are your different batches। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था 80% ऑफ एंड डबल वैलिडिटी अवेलेबल है नवरात्रि के शुभ मौके पर, तो इसका फ़ायदा आप बिल्कुल उठा सकते हैं। डबल वैलिडिटी का मतलब ये है कि जो क्लास आपको 6 महीने के लिए विजिबल थी, अब आप उसी क्लास से 1 साल तक रिविजन्स कर सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कोई टेस्ट सीरीज़ है ना, तो उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी आपकी फ़ीस है, जिस पर जनरली आपको 75 या 77% ऑफ मिलता है, तो वो नवरात्रि के इस अवसर पर 80% ऑफ है, मतलब पैसे भी कम हो गए हैं और यूसेज भी बढ़ गया है, तो ये डबल फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर महापैक उन लोगों के लिए जो मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। तो इफ़ यू आर वन who's preparing any agricultural exam, you can enroll in agriculture महापैक। बाकी आपके स्पेसिफिक बैचेस भी हैं, आप उनमें भी एडमिशन्स ले सकते हैं। लेकिन जो एग्रीकल्चर महापैक में एडमिशन लेते हैं उनको आज के दिन ये फीस पे नहीं करनी, उनको पे करनी है 6399 फॉर 2 ईयर्स की वैलिडिटी, यानी कि 2 साल तक
आपको अड्डा 24 एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर जो भी क्लासेस हो रही हैं सारी अवेलेबल होंगी, उनके टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल होंगी और उनके जो ई बुक्स होते हैं वो भी अवेलेबल होंगे। वहीं पहले आपको इसके 7359 फॉर 1 ईयर पे करने पड़ रहे थे। सो आप देख सकते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस, एंड इफ़ यू वांट टू एनरोल दिस इज़ द हाई टाइम एंड द राइट टाइम। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द वंडरफुल ऑडियंस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माई रेगुलर स्टूडेंट्स, जितने भी हैं अच्छे स्टूडेंट्स हैं। तो इसी तरीके से हम अपनी आगे तैयारी करते रहेंगे। इफ़ यू हैव एनी सजेशंस और एनी क्वेरीज पुट इन द कमेंट बॉक्स। और जय माता दी, चलते हैं और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में एक नए टेस्ट के साथ।